वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? मेरी क्लास है ना? ओके। हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे डायबिटीज़ को। मुझे पता है आप लोगों की मिड टर्म अच्छी हुई है, रिजल्ट अच्छा आ गया है, इसलिए सारे लोग हैप्पी होंगे, है ना? वालेकुम अस्सलाम। ओके वेल, बस अच्छा अच्छा पढ़ा करें, क्योंकि यूएचएस का आप लोगों को पता ही है। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोगों को भी बोल दें जल्दी से, काइंडली। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह, मोर देन फाइन। वालेकुम अस्सलाम बेटा। एक अब बाकी लोगों को भी टेक्स्ट कर दें कि काइंडली ज्वाइन कर लें हमें। आप लोगों को डायबिटीज़ के बारे में बता दिया जाएगा आज। वैसे मेरे से ज़्यादा आप लोगों को पता होगा डायबिटीज़ के बारे में, क्योंकि आप डेली पेशेंट डील कर रहे होते हैं, उनके टेस्ट करवा रहे होते हैं, इसके अलावा उनको मैनेज भी कर रहे होते हैं। तो आज हम देखते हैं कि डायबिटीज़ के अंदर बेसिकली होता क्या है। जज़ाकल्लाह बेटा, थैंक यू। मैं बहुत बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से। वालेकुम अस्सलाम बेटा, होप सो यू विल बी फाइन। ओके, तो डायबिटीज़ के बारे में हम वालेकुम अस्सलाम बेटा, डायबिटीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं जब तब तक बाकी लोग ऑनलाइन हो जाएंगे। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा आप ये सिर्फ ये बता दें कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन का क्या चक्कर है। डायबिटीज़ आपको समझाना इजी हो जाएगा। पहले भी हमने डिस्कस किया था डायबिटीज़ के बारे में, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग भूल चुके होंगे डायबिटीज़ की होती क्या है, इसलिए हम आज तो अगेन इसको रिवाइज कर लेते हैं। बेटा डेफिनेटली आप लोगों ने नहीं, अभी तक नहीं पढ़ाया मैं, लेकिन अभी पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। मुझे पता है आप लोगों की मिड टर्म बहुत अच्छी हुई है, रिजल्ट बहुत एक्सीलेंट आया है, तो इसलिए आप लोगों ने अब मेहनत की है, पढ़ा है, पेपर अटैम्प्ट किया है, वेरी गुड। और इस आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपके बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा आया है। मुझे ये लग रहा था कि आप लोग जो एम सी गोज हैं एटलीस्ट वो अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोगों ने अच्छा अटैम्प्ट किया है। एनी हाउ गुड। इसका मतलब है कि हमारे जो लेक्चर्स हम ले रहे हैं ये इफ़ेक्टिव हैं। जी बेटा, मैं ये पूछ रहा था कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन का क्या चक्कर है। और मैंने वाइवा में आप लोगों से कितने इजी क्वेश्चन पूछे हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं, और आप लोगों को सिंपल आंसर भी नहीं आ रहे थे, है ना? वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। ओके बेटा, नहीं ये आप लोगों की एफर्ट है, आप लोगों की एफर्ट की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। डेफिनेटली बेटा, मेरी लेक्चर सुन लेंगे, लेक्चर सुनने के रिजल्ट में आप बुक पढ़ेंगे तो डेफिनेटली बुक और लेक्चर एक ही चीज़ आपको बताएंगे। इंसान अच्छा, मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं फ्री होकर कॉल करता हूँ आपको। ओके बेटा, ये आप लोगों का इंटरेस्ट है, इसलिए आप लोगों को समझ आ जाती है। एनी हाउ लेकिन हम आज डिस्कस करते हैं। बेटा वाइवा आप लोगों ने अच्छा नहीं दिया, वाइवा जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना, मैं सिंपल चीज़ें पूछ रहा था और आप लोगों को सिंपल चीज़ें भी नहीं मज़े की आई।
सिंपल चीज़ों में तो कंफ्यूज नहीं होना था ना। एनी हाउ, लेकिन इट्स अ गुड एफर्ट फ्रॉम योर साइड। लेकिन इंशाल्लाह यूएचएस में अच्छा परफॉर्म करेंगे आप लोग ना, अच्छा एग्ज़ाम देंगे और एज़ यूजुअल हमें प्राउड फील करवाएंगे इंशाल्लाह, जैसे पहले प्राउड फील करवाते हैं। ओके, चलिए आप क्वेश्चन और आंसर का शुरू करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर एक पेशेंट है उसको डायबिटीज़ नहीं है तो उसके अंदर जो ब्लड फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कितना होता है। अगेन इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह। क्वेश्चन ये है बेटा कि एक ऐसा पेशेंट जो डायबिटिक नहीं है विद डायबिटीज़, तो जो उसका ब्लड फास्टिंग ग्लूकोज लेवल होगा या फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज होगा वो कितना होगा। 80 to 120। ओके, अच्छा बेटा, आप ये आप लोग बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। लेकिन जो फोर्थ है ना बुक, वो ये कहती है कि एक ऐसा पेशेंट्स जो कि डायबिटिक नहीं है उसके अंदर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है ना फास्टिंग का, वो 70 to 100 mg पर डी एल होता है। 70 to 100 mg पर डी एल। ओके, 70 to 110, ठीक है। अब जो रोसन विल्सन बुक है ना वो ये कहती है कि 64 से लेके 100 तक होता है। जो लैब्स हैं ना, जो डिफरेंट लिबॉर्ट्रीज हैं, अच्छी लिबॉर्ट्रीज हैं, उनके ऊपर भी मैंने लिखा हुआ देखा है कि उनके ऊपर 80 से लेके 110 तक होता है mg/dl। 90 to 70 से 90 भी तकरीबन ठीक होगा, राउंड अबाउट है, ठीक है। लेकिन जो फोर्थ है ये कहती है कि 70 से लेके 100 mg/dl एक ऐसा पेशेंट जो कि डायबिटिक नहीं है उसके अंदर ब्लड फास्टिंग या फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का लेवल इतना होना चाहिए। अगर इससे एक्सीड करेगा तो उसकी वजूहत हो सकती हैं, डिफरेंट वजह हो सकती हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि पेशेंट जो है वो डायबिटिक हो। बड़ी काम की चीज़ आपको बता रहा हूँ, बुक अगर पढ़ेंगे तो बुक के अंदर ये मेंशन किया हो गया है। सपोज एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म है वो किसी वजह से ज़्यादा हो जाती है। हमने ये डिफाइन किया था कि डायबिटीज़ जो होती है उसमें हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है, यही कहा था ना। अब इंसुलिन और ग्लूकागान का क्या चक्कर है, मैंने पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा है कि इंसुलिन और ग्लूकागान का क्या चक्कर है। चलो वो एक चक्कर आप लोगों को यहाँ पे इनका आपस में चक्कर ये है, अगर आप इस डायग्राम को समझ जाएंगे ना तो इंसुलिन और ग्लूकागान का चक्कर आपको समझ आ जाएगा। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम बेटा। अब बेसिकली जो बॉडी है ये ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कैसे मेंटेन करती है, ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो जैसे ही आप लोगों ने खाना खाया, खाना खाने के बाद वो खाना आपकी जीआईटी के अंदर जाता है। जीआईटी है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है, ओके। जैसे जीआईटी के अंदर जाएगा तो उसके रिजल्ट में जो ग्लूकोज का लेवल है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अब होता क्या है कि ब्लड ग्लूकोज का लेवल एक होम्योस्टेटिक सेट पॉइंट के ऊपर होता है कि नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है उसमें वो सेट पॉइंट से ना एक्सीड होने देता है ना उस सेट पॉइंट से कम होने देता है। सेम लाइक अ टेम्परेचर, जिस तरह हम कह देते हैं कि बॉडी का जो टेम्परेचर है ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये कांस्टेंट रहता है अनटिल अनलेस कि सर्टेन कंडीशंस ना क्रिएट हों जो कि बॉडी को टेम्परेचर को या तो कम कर देती हैं या बॉडी के टेम्परेचर को ज़्यादा कर देती हैं। गॉट इट? जिससे हाइपोथर्मिया या हाइपरथर्मिया कहा जाता है। सेम कंडीशन विद द ब्लड ग्लूकोज। अब ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है ये भी अगेन एक सेट पॉइंट है। अब ये जो सेट पॉइंट है इसके ऊपर ब्लड ग्लूकोज ने होम्योस्टेटिक मेंटेन करनी होती है। जैसे ही आपने खाना खाया ग्लूकोज के लेवल ज़्यादा होना शुरू हुआ, इंसुलिन रिलीज हो जाती है। अब इंसुलिन कहाँ से रिलीज होती है? पेंक्रियास से रिलीज होती है। जैसे इंसुलिन रिलीज होएगी तो इंसुलिन क्या करेगी कि वो ग्लूकोज के मालिक्यूल
क्योंकि ब्लड के अंदर मूव कर रहे थे उनको सेल के अंदर भेजना शुरू कर देती है, ताकि जो सेल के अंदर जैसे ही जाएंगे तो जो सेल की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होना शुरू हो जाएगी, और बाकी जो एक्सेसिव ग्लूकोज होएगी उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करना शुरू कर देगी। ग्लाइकोजन की फॉर्म में इसलिए स्टोर करेगी कि जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो वो जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर पड़ी है उसको यूटिलाइज किया जा सके। गॉट इट? बात समझ आ रही है ना बेटा आपको? ओके। अब एक ऐसी कंडीशन, वालेकुम अस्सलाम बेटा, वेलकम। अच्छा, सही है, ठीक है। दूसरी कंडीशन बेटा ये है कि जब ये था इंसुलिन का काम, कि इंसुलिन ने क्या करवाया कि खाना खाने के बाद इंसुलिन रिलीज हुई, रिलीज होने के बाद उसने जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल फिर रहे थे उसको सेल के अंदर भेज दिया। और दूसरा काम इसने क्या किया कि जो ग्लूकोज थी उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर दिया। बेटा ग्लूकोज इंसुलिन के बहुत ज़्यादा फंक्शन है, सिर्फ दो ही नहीं है। मैं लेटर ऑन आपको ये भी बताऊंगा कि इंसुलिन क्या करती है, ग्लूकागॉन क्या करता है, हम एक डिफरेंस इसका देख लेंगे। ओके। दूसरी कंडीशन ये है कि जब आप फास्टिंग कंडीशन पे हैं या आपने खाना नहीं खाया या आपने खाना मिस कर दिया है, खाना खाना था, बिजी ड्यूटी बिजी जा रही है या आप सफ़र में हैं, खाना नहीं खा सकते, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि ग्लूकागॉन रिलीज होएगा। अब ग्लूकागॉन क्या करेगा कि वो जो ग्लाइकोजन स्टोर पड़ी थी उसको यूटिलाइज करना शुरू कर देगा। उस ग्लूकागॉन से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाएगा और ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मलाइज करना शुरू कर देगा। या दूसरा प्रोसेस ये करता है कि जो फ्री फैटी एसिड्स फिर रहे होते हैं उनसे बनाना शुरू कर देता है ग्लूकोज, या अदर दैन कार्बोहाइड्रेट सोर्स जिसमें अमाइनो एसिड्स आ सकती हैं, प्रोटीन्स आ सकती हैं, तो उनको यूटिलाइज करके ग्लूकागॉन उनको यूटिलाइज करता है और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है ये एक होम्योस्टेटिक सेट पॉइंट के ऊपर मेंटेन रहता है। गॉट इट? अब अगर किसी वजह से ये जो होम्योस्टेटिक सेट पॉइंट है ये अल्टर्ड हो गया है, अल्टर्ड मतलब कि अगर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो गया है तो उस कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। अगर किसी वजह से ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। अब इन कंडीशन में देखिएगा कि अगर सपोज किसी वजह से इंसुलिन रिलीज नहीं हुई तो डू यू थिंक कि वो ग्लूकोज जो कि सेल के अंदर, जो ब्लड के अंदर फिर रही थी, वो सेल के अंदर जाएगी? डेफिनेटली नहीं जाएगी। अगर सेल के अंदर नहीं जाएगी तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा रहेगा। जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा रहेगा तो उस कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। सिंपली कि जब इंसुलिन रिलीज नहीं होएगी, इंसुलिन रिलीज ना होने की वजह से वो ग्लूकोज जो कि ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रही थी वो सेल के अंदर नहीं जा पाएगी, क्योंकि जो इंसुलिन है दे एक्ट एज ए लॉक एंड की मॉडल। ये एक्ट एज ए की, जब तक की लॉक को ओपन नहीं करेगी ग्लूकोज सेल के अंदर इंटर नहीं हो पाएगी। गॉट इट? तो इंसुलिन रिलीज नहीं होएगी, सेल के अंदर इंसुलिन नहीं जाएगी, और दूसरा काम, अगर इंसुलिन सेल के अंदर नहीं जाएगी तो जो एक्सेसिव अमाउंट में ग्लूकोज फिर रही है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर ही नहीं होएगी। गॉट इट? दो कंडीशन कि पहली चीज़ तो ये है कि इंसुलिन सिक्रीट नहीं हुई, उस वजह से ग्लूकोज का जो लेवल ज़्यादा था वो ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं इंटर हुई, ग्लूकोज का जो सेट पॉइंट था नॉर्मल नहीं हुआ, हाइपरग्लाइसीमिया रह गया है। दूसरी कंडीशन बेटा ये है कि जो ग्लाइकोजन स्टोर होनी थी एक्सेसिव ग्लूकोज होने की वजह से, वेरी गुड इफ यू गॉट इट, तो दूसरी कंडीशन ये थी कि ग्लाइकोजन ही स्टोर नहीं होगी, ग्लाइकोजन की फॉर्म में एक्सेसिव ग्लूकोज स्टोर नहीं होगी। अब जब ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर नहीं होएगी तो डू यू थिंक कि जो ग्लूकागॉन है उसने क्या करना था, जब आपने खाना नहीं खाया था तो जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर थी उसको ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करना था। तो ग्लाइकोजन तो स्टोर फॉर्म में पड़ी नहीं है, अगर स्टोर नहीं पड़ी तो क्या ग्लाइकोजन, क्या ग्लूकागॉन उस ग्लाइकोजन को यूटिलाइज कर सकेगा? अगर एक चीज़ है ही नहीं तो क्या ग्लूकागॉन उसके ऊपर एक्ट करेगा? डेफिनेटली नहीं एक्ट करेगा। अब ये ग्लूकागॉन रिलीज ज़रूर होगा लेकिन एक्ट किसके ऊपर करेगा? प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करेगा, अमाइनो एसिड्स के ऊपर एक्ट करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट करवा देगा, ग्लूकोज के नए मॉलिक्यूल बनवाएगा अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। अब जितनी भी आपकी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड्स पड़े होते हैं
प्रोटीन्स पड़ी होती हैं, फैटी एसिड्स पड़े होते हैं, उनको ये ग्लूकागॉन यूटिलाइज करना शुरू कर देता है। इसलिए जो बॉडी का वेट है ये रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, बॉडी का जो मास है ये रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। अब वो पेशेंट्स जो कि डायबिटिक होते हैं वो आप देखेंगे कि उनका जो बॉडी वेट है या बॉडी का मास है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, उनकी जो स्किन इंटीग्रिटी है वो डिक्रीज हो चुकी होती है, ये स्किन इंटीग्रिटी लॉस हो चुकी होती है। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वेलकम। ठीक है, तो ये एक इंसुलिन और ग्लूकागॉन इस तरह ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं। अगर ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म, पहली चीज़ है कि अगर ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म नहीं होएगी तो अगेन ग्लूकोज का लेवल मेंटेन नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, अगर इंसुलिन सिक्रीट नहीं होएगी तो ग्लूकोज का लेवल नॉर्मलाइज नहीं होएगा। तीसरी कंडीशन कि अगर ग्लूकागॉन रिलीज नहीं होएगा तो अगेन फैट मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड हो जाएगी। एग्जैक्टली बेटा, लिपोलाइसिस का एक एमसीक्यूज मैंने आपको कहा था कि डायबिटीज में से सिर्फ मैंने 2 एमसीक्यूज देने हैं, कहा था ना, 2 एमसीक्यूज ही दिए थे। ओके, तो ये लिपोलाइसिस भी एग्जैक्टली करवा रहा होता है। तो ये 2 कंडीशन, जब ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म नहीं होएगी या दूसरी कंडीशन में फैट की मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड हो जाएगी, तो ये जो प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस हैं ये नॉर्मली इनहिबिट होना शुरू हो जाएंगे, तो उस कंडीशन को भी डायबिटीज कहा जाता है। तीसरी कंडीशन प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सपोज हमने अगर डायबिटीज़ को डिफ़ाइन करना है, तो डायबिटीज़ को डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं? हम ये कह देते हैं कि ये एक एंडोक्राइनिक डिसऑर्डर है। ओके बेटा, इंसुलिन कहाँ से रिलीज होती है? वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा इंसुलिन कहाँ से रिलीज होती है? यस, अब मैंने ये बताया था कि 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं। ओके बेटा, मैं बता देता हूँ, डोंट वरी बता देता हूँ बेटा। बेटा अल्फा सेल्स थे, बीटा सेल्स थे और डेल्टा सेल थे और चौथे पीपी सेल थे। ये हमने 4 सेल्स के बारे में डिस्कस किया था। हमने ये कहा था कि जो बीटा सेल्स होते हैं ये इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं, अल्फा सेल्स जो होते हैं ये ग्लूकागॉन को सिक्रीट करते हैं, डेल्टा सेल जो थे ये सोमैटोस्टेटिन को सिक्रीट करते हैं और पीपी सेल जो थे ये पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को सिक्रीट करते हैं। गॉट इट? याद आया? ये 4 तरह के सेल्स मैंने बताए थे। कब बताए थे? डे फर्स्ट पे, जब हम पेंक्रियाज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। किसने क्वेश्चन किया था? बेटा समझ आ गई कि ग्लूकागॉन कहाँ से रिलीज हो रहा होता है? ओके सॉरी, अगर अच्छा, मैं ये बेसिकली आपके माइंड से क्रेव करवाना चाह रहा था कि आपको शायद याद आ जाए, इसलिए मैंने आपसे पूछा है। ओके, तो बेटा जो अल्फा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं, डेल्टा सेल्स होते हैं और पीपी सेल्स होते हैं, ये 4 तरह से सेल्स पड़े होते हैं पेंक्रियाज के अंदर। तो बीटा सेल्स, ओके, बीटा सेल्स जो होते हैं बेटा ये इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं, अल्फा सेल्स जो होते हैं ये ग्लूकागॉन को सिक्रीट करते हैं और जो डेल्टा सेल्स होते हैं ये सोमैटोस्टेटिन को सिक्रीट करते हैं और पीपी सेल्स जो होते हैं ये पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को सिक्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन इनका जो फंक्शन पीपी सेल्स का है वो अननोन है। अब इंसुलिन के फंक्शंस के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि इंसुलिन जैसे ही सिक्रीट होएगी तो ये क्या करवाती है कि इंसुलिन जैसे ही बेटा सिक्रीट होती है तो ये पहला काम ये करती है कि वो जो ग्लूकोज फिर रही होती है उसको टारगेट सेल तक पहुंचाती है और दूसरा काम ये करती है कि इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करवाती है। अब बेटा ये एक एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों को आज इस चीज़ की समझ आ जाएगी ना तो डायबिटीज़ आपको लाइफ में नहीं भूलेगी कभी। वेलकम, ऑलवेज वेलकम बेटा। पहली कंडीशन मैंने ये बताया है कि इंसुलिन जैसे सिक्रीट होएगी तो ये क्या करवाएगी कि वो ग्लूकोज जो कि फ्री फॉर्म में ब्लड के अंदर फिर रही होती है उसको टारगेट सेल तक पहुंचाती है, एक्ट एज ए की मॉडल। और दूसरा क्या करती है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करवा देती है। 2 काम हो गए। तीसरा काम ये करती है बेटा कि इसने ग्लाइकोजन और फैट की जो ब्रेक डाउन हो रही होती है उसको इनहिबिट करवा देना होता है।
तीसरा चौथा काम ये करवाती है कि जो ग्लूकोन्यूजेनेसिस हो रही होती है, ये कि ग्लूकोज के न्यू मॉलिक्यूल्स जो बन रहे होते हैं जब आपने खाना नहीं खाया होता या फास्टिंग कंडीशन में होते हैं, उसको इनहिबिट करवा देती है। बेटा 4 काम इंसुलिन के बताए हैं मैंने। पहला काम मैंने ये बताया है कि जैसे ही आप लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के रिजल्ट में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब इंसुलिन सिक्रीट होती है। इंसुलिन जैसे ही सिक्रीट होती है तो इसने क्या करना होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है उसकी होम्योस्टेसिस करवानी होती है। होम्योस्टेसिस की बात कर रहा हूँ, हीमोस्टेसिस की या बात नहीं कर रहा। ठीक है, ये आप एक सेट पॉइंट कर लें, उसने एक सेट पॉइंट पे लेके आना होता है ग्लूकोज को। अब ये सेट पॉइंट पे कैसे लेके आती है, पहला जो ये काम करती है कि उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को टारगेट सेल तक पहुंचा देती है। GLUT2, GLUT4, GLUT3 जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको ओपन करेगी, उनके साथ बाइंड करेगी और सेल के अंदर ग्लूकोज को भेज देगी। पहला काम। दूसरा काम ये करती है कि जो एक्सेसिव अमाउंट में ग्लूकोज होती है उसको स्टोर करवाएगी एज ए ग्लाइकोजन। 2 काम हो गए। तीसरा काम बेटा ये करवाएगी कि जो ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन हो रही होती है या फैट की ब्रेक डाउन हो रही होती है, फैट और ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन को इनहिबिट कर देगी। 3 काम हो गए। चौथा काम ये करवाएगी कि जो ग्लूकोन्यूजेनेसिस हो रही होती है, ग्लूकोन्यूजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, कि जो कार्बोहाइड्रेट सोर्स के अलावा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बन रहे होते हैं उनको इनहिबिट करवा देगी। ये 4 काम इंसुलिन करवा रही होती है जैसे ही सेक्रेट होती है। और सेक्रेट कहाँ से हो रही होती है, बीटा सेल से या पेंक्रियाटिक आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल जिसे कहा जाता है। सेक्रेट होने के बाद ये क्या करती है, ये 4 काम करवा देती है। जैसे ये 4 काम होंगे तो जो ग्लूकोज का सेट पॉइंट होता है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है। अब अगर आ जाएं आप ग्लूकागान के ऊपर, तो ग्लूकागान ये सारे काम इसके अपोजिट कर रहा होता है। करवाता कब है, जब आप फास्टिंग कंडीशन में होते हैं, जब आपने खाना नहीं खाया होता। पहला काम ग्लूकागान क्या करता है कि वो जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर पड़ी थी उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। दूसरा काम फैट को यूटिलाइज करना शुरू कर देता है। तीसरा काम अमाइनो एसिड्स को यूज़ करना शुरू कर देता है, ग्लूकोन्यूजेनेसिस करवाना शुरू कर देता है, लिपोलाइसिस करवाना शुरू कर देता है, ताकि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स हैं या ग्लूकोज का जो सेट पॉइंट है उसको मेंटेन किया जा सके। इसके अलावा बेटा ग्रोथ हार्मोन होता है, उसका भी इफेक्ट होता है कि जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है या फ्री फैटी एसिड्स का लेवल कम हो जाता है तो ये अगेन ग्लूकोज के जो लेवल होता है उसको नॉर्मलाइज कर रहा होता है। ये नॉर्मलाइज कैसे करता है, ये आईजीएफ रिलीज करवाता है लीवर से, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स उसको रिलीज करवा के ये क्या करवाता है कि ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करवाने की कोशिश कर रहा होता है, ये करवा रहा होता है फ्री फैटी एसिड से और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज करके। ठीक है, तो इस तरह जो ग्लूकोज का लेवल है वो मेंटेन किया जा रहा होता है। ओके, तो अगर हम आ जाएं डायबिटीज़ के ऊपर कि डायबिटीज़ कब होएगी या डायबिटीज़ को हम डिफाइन कब कर सकते हैं, कैसे करेंगे। तो बेटा डायबिटीज़ क्या है कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है। अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स क्या है कि या तो उसके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया होएगा। अब ये जो हाइपरग्लाइसीमिया किस वजह से हो सकता है, मल्टीपल काजेज हो सकती हैं। पहली चीज़ कि हो सकता है कि इंसुलिन ही सिक्रीट नहीं हो रही, हो सकता है इंसुलिन सिक्रीट हो रही है लेकिन उसने जहाँ पे बाइंड करना है वो बाइंडिंग साइट्स उसको नहीं मिल रही। हो सकता है इंसुलिन सिक्रीट हो रही है, सफिशिएंट अमाउंट में सिक्रीट नहीं हो रही। हो सकता है इंसुलिन बिल्कुल ही सिक्रीट नहीं हो रही, जो पेंक्रियाटिक बीटा आइलेट्स हैं या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो ये मल्टीपल काजेज हो सकती हैं। इन काज के ऊपर हम जो डायबिटीज़ होती है उसको क्लासीफाई करते हैं कि ये टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है। ठीक है, तो आप डायबिटीज़ को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स दैट लीड्स टू ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कह सकते हैं, एंडोक्राइनिक डिसऑर्डर कह सकते हैं,
अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहेंगे तो भी वही बात है कि हाइपरग्लाइसीमिया होना शुरू हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड हो जाएगा। अगर आप एंडोक्राइनिक डिसऑर्डर कहेंगे तो इसमें इंसुलिन और ग्लूकागॉन एंडोक्राइन इन नेचर्स हैं, तो एंडोक्राइंस में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। गॉट इट। तो आप बताएंगे ज़रा कि डायबिटीज़ कैसे हो सकती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि डायबिटीज़ जो होती है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स डिसऑर्डर्स होते हैं, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर होता है, फैट मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से जो इंसुलिन अवेलेबिलिटी होती है और इंसुलिन की जो नीड होती है उनके अंदर इम्बैलेंस आ जाता है। You can also define it as the diabetes is a disorder of carbohydrate, protein, fat metabolism resulting from an imbalance between insulin availability and insulin need, या इंसुलिन सप्लाई एंड इंसुलिन नीड। जब इंसुलिन की नीड और अवेलेबिलिटी के दरमियान इम्बैलेंस आ जाएगा तो उसके रिजल्ट में जो कंडीशन एग्जिस्ट करेगी दैट इज नोन एज डीएम, ये डायबिटीज़। अब सपोज एक ऐसा पर्सन है जो कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के साथ है, तो उसकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन होती है इनटू दी फैट या मसल सेल्स के अंदर होती है वो नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से उसके जो सेल्स हैं उसके अंदर स्टारवेशन होना शुरू हो जाती है। अब ये स्टारवेशन क्या करती है कि बॉडी के अंदर जो फैट पड़ी होती है उसको ब्रेक डाउन करती है, प्रोटीन की फैट ब्रेक डाउन को प्रोटीन की जो ब्रेक डाउन हो रही होती है उसको इंक्रीज करवाती है, जिसकी वजह से जो बॉडी का फ्यूल है जो कोई ग्लूकोज है वो नॉर्मलाइज हो रहा होता है, सेट पॉइंट तक नॉर्मलाइज हो रहा होता है। ओके एग्जैक्टली बेटा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कह सकते हैं, एंडोक्राइनिक डिसऑर्डर्स कह सकते हैं, फैट मेटाबॉलिज्म, फैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स, जिसके रिजल्ट में एन इम्बैलेंस एग्जिस्ट बिटवीन इंसुलिन अवेलेबिलिटी एंड इंसुलिन नीड। ओके वेल, ठीक है, तो समझ आ गई है कि डायबिटीज़ होती क्या है। अब इसके अगर क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं, डायबिटीज़ को क्लासीफाई किया जाता है टाइप 1 के अंदर, टाइप 2 के अंदर, इसके अलावा अदर डिसऑर्डर्स में जिसमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़ ऑफ यंग है, ठीक है। तो इस तरह इनको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिफाइन किया जाता है। अब पहली कंडीशन अगर हम डिस्कस कर लेते हैं कि डायबिटीज़ को इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है कि डिजीज़ इन विच द बॉडीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस और रिस्पॉन्ड टू हार्मोन इंसुलिन इज इम्पेयर्ड। ओके, इसके अलावा रिजल्टिंग इन अबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एलिवेटेड लेवल ऑफ ग्लूकोज इनटू द ब्लड, या मल्टी सिस्टम डिजीज रिलेटेड टू अबनॉर्मल इंसुलिन प्रोडक्शन और इम्पेयर्ड इंसुलिन यूटिलाइजेशन, या इम्पेयर्ड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, तो इसको हम डायबिटीज़ कह सकते हैं। ये पहले भी हमने लास्ट टाइम भी मेरा ख्याल है थोड़ा सा इसको डिस्कस किया था, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा सा रिव्यू करवा देते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या क्या डिस्कस किया था तो आप लोगों को ज़िंदगी और आसान हो जाएगी, आपको समझने में और आसानी हो सकती है। इसके अलावा हमने इनकी डिफरेंट काजेज़ डिस्कस की थी, लाइक एक अगेन ओवरव्यू कर लेते हैं कि आप क्या लगता है कि कौन कौन सी काजेज़ हो सकती हैं, लाइक टाइप 1 की क्या काज हो सकती है, टाइप 2 की क्या काज हो सकती है। अब जो टाइप 2 होती है ना, टाइप 1 होती है ना बेटा, एक बात याद रखिएगा कि जो टाइप 1 होती है उसके अंदर बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, टोटली बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन होती है। अब जब टोटली बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन होती है तो बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज हो रही होती है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो टाइप 1 होती है उसमें हमें इंसुलिन रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि जो बीटा सेल्स होते हैं वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। गॉट इट। अब जो टाइप 2 होती है उसमें या तो इंसुलिन की रिलेटिव डेफिशिएंसी होती है या इंसुलिन की रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाती है। ओके वेल, कॉम्प्लिकेशन और इन्वेस्टिगेशन भी की थी, वाह गुड। अच्छा, फिर तो आप लोगों को पढ़ाना मेरा ख्याल है कि और ज़्यादा इजी हो जाएगा। चलें अगेन हम इस कॉम्प्लिकेशन को वन बाय वन कॉम्प्लिकेशन को देख लेंगे, जिसमें एक्यूट और क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन में भी है, माइक्रो और मैक्रो वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन भी हैं, वो भी हम वन बाय वन इसको देख लेंगे, ठीक है। तो टाइप 1 और टाइप 2 के दरमियान मैं आपको डिफरेंस बता रहा था कि जो टाइप 1 होती है उसमें कंप्लीट बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन होती है। जब कंप्लीट बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन होएगी तो वी कैन से कि देयर इज ए एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी। तो उस कंडीशन में आपको पेशेंट्स को
आपने पेशेंट्स को इंसुलिन देनी ही देनी है। दूसरी होती है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। अब टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर बेटा ये होता है कि जो इंसुलिन होती है उसकी रिलेटिव डेफिशिएंसी होती है। टाइप 1 के अंदर एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी होती है और टाइप 2 के अंदर रिलेटिव डेफिशिएंसी होती है। लेकिन दूसरी कंडीशन टाइप 2 के अंदर ये एग्जिस्ट करती है कि देयर इज ए इंसुलिन रेजिस्टेंस। हो सकता है कि जिन रिसेप्टर्स के ऊपर इंसुलिन ने बाइंड करना था वो रिसेप्टर्स नहीं मिल रहे उसको, या these receptors are occupied by antibodies, कि वो रिसेप्टर्स ने एंटीबॉडीज ने ऑक्यूपाई कर ली हैं। जैसे ही वो ऑक्यूपाई करती हैं तो इंसुलिन ऊपर आके अटैच नहीं होएगी। अगर अटैच नहीं होएगी तो अगेन ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको सेल के अंदर नहीं भेज सकेगी। तो अब टाइप 1 के अंदर इम्यून मीडिएटेड हो सकती है, इडियोपैथिक कंडीशंस हो सकती हैं। लेकिन टाइप 2 के अंदर स्पेसिफिक टाइप्स, अदर स्पेसिफिक टाइप्स हो सकती हैं। लाइक कोई जेनेटिक डिफेक्ट्स हो सकता है। जेनेटिक डिफेक्ट्स में ये होता है कि जो बीटा सेल्स हैं उनकी मेच्योरिटी नहीं होती, वो मेच्योर ही नहीं होते, वो इंसुलिन को सिक्रीट ही नहीं कर सकते, और उन कंडीशन को मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग कहा जाता है। या मोडी का कहीं वर्ड आप लिखा हुआ देखेंगे, MODY। तो मोडी स्टैंड्स फॉर मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग। इसके अलावा बेटा टाइप ए इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाती है, जिसमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट्स आता है कि इंसुलिन ने जहाँ पे ऊपर जाके एक्ट करना होता है वो एक्ट नहीं कर सकती। इसके अलावा कोई पेंक्रियाटिक डिसऑर्डर्स हो सकता है, लाइक कोई पेंक्रियाज की डिजीज़ हो गई है जिसमें जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन तो सिक्रीट कर रहे हैं लेकिन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है। देयर इज अगेन रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी। तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन ये हो सकती है कि कोई कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है, एक्रोमेगैली हो सकती है, या एंडोक्राइनोपैथीज हो सकती हैं। इसके अलावा ड्रग इंड्यूस्ड हो सकती है, केमिकल इंड्यूस्ड हो सकती है, इन्फेक्शन इंड्यूस्ड हो सकती है, या कोई जेनेटिक सिंड्रोम इंड्यूस्ड हो सकती है। तो ये ऐसी कंडीशंस हैं जो कि टाइप 2 के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती हैं। और तीसरी कंडीशन GDM होती है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, तो मेनली अगर हम क्लासीफाई करें तो ये 3 से 4 क्लासिफिकेशन में आ रही होती है कि टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है, टाइप 2 के अंदर बेटा है मोडी आ रहा होता है, मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग। और चौथी कंडीशन ये होती है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस है। एक डायबिटीज़ इंस्पाइडस भी होती है जिसमें जो ADH है वो स्क्रीट नहीं होता। जब स्क्रीट नहीं होएगा तो पोलीयूरिया उस कंडीशन में भी हो रहा होता है। ठीक है, तो वो भी एक अगेन इसकी क्लासिफिकेशन में आ रही होती है। गट इट? कोई समझ आ रही है कि हम पढ़ क्या रहे हैं? हमने कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया है। इसके अलावा डिफरेंट टेस्ट होते हैं, टेस्ट आप लोगों ने पहले कर लिए थे। इसमें OGTT होता है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज होता है, HbA1c होता है। इसके अलावा सर्टेन अदर टेस्ट होते हैं जो कि डायबिटीज़ को रोल आउट करवा रहे होते हैं। HbA1c का हमने क्राइटेरिया भी लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगेन UHS का क्वेश्चन आता है कि क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ DM डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसमें HbA1c का था। ठीक है, बेटा आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। ओके, स्टेशनल डायबिटीज़ के बेटा बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी करना है GDM के बारे में। ओके, अभी कर लेते हैं बेटा। बेटा GDM होता क्या है? जेस्टेशनल जो डायबिटीज़ मेलाइटस है उसमें क्या होता है? पहले तो ये बताएं कि प्रेगनेंसी मेंटेन कौन करता है। HCG ह्यूमन क्रोनिक HCG ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन होता है। बेटा ये बेसिकली प्लेसेंटा से रिलीज होता है HCG।
और ये 72 आवर्स जैसे प्रेगनेंसी होती है तो उसमें 72 आवर्स के बाद ये सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, HCG प्लेसेंटा से सिक्रीट हो रहा होता है। अब बेटा ये जो HCG है ये बेसिकली करता क्या है कि इसने ना जहाँ पे इंसुलिन जो रिसेप्टर्स पड़े होते हैं, लाइक GLUT2 और GLUT4 रिसेप्टर्स पड़े होते हैं, GLUT3 भी रिसेप्टर्स पड़े होते हैं, तो उनके ऊपर जाके इसने उन रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई कर लेना होता है। जैसे ही ऑक्यूपाई करते हैं तो वो जो ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है वो सेल के अंदर नहीं जा सकता। इसके अलावा बुक में लिखा हुआ था कि ये मोस्टली जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है ना उसके अंदर ये GDM डायग्नोज हो चुकी होती है। अब इसकी एग्जैक्ट जो डायग्नोस्टिक डेट है वो एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर लिखा हुआ था कि जब सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है तो उसमें GDM को रूल आउट किया जा सकता है और डायग्नोज किया जा सकता है, जिसमें जो HCG ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन है वो एक्ट एज एंटीबॉडीज और उसने जाके जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं उनको ऑक्यूपाई कर लेना होता है। जैसे ही उनको ऑक्यूपाई करेगा तो उसके रिजल्ट में जो ग्लूकोज के मालिक्यूल्स हैं वो इनसाइड द सेल नहीं जा सकते, इसलिए हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होती है। और इस हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट से ट्रीट किया जा रहा होता है। वेल ये सिंपल था इसके बारे में, और डिटेल में हम इसमें GDM के बारे में अगेन डिस्कस कर लेंगे। अच्छा सेकंड और थर्ड दोनों लिखे हुए हैं, ओके वेल इफ यू रेड दैट GDM अबाउट GDM उसमें सेकंड और थर्ड लिखे हुए हैं तो डेफिनेटली आप सही कह रही होंगी। बेटा मैं फोर्थ को चैलेंज नहीं करता, फोर्थ में अगर लिखा हुआ है सेकंड और थर्ड तो डेफिनेटली यू आर राइट। और मैंने एक बुक जिसमें पढ़ा था उसमें सेकंड लिखा हुआ था, ठीक है। तो इसके अलावा डायबिटीज़ ये हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसी डिजीज़ जिसमें ग्लूकोज का लेवल एलिवेटेड होता है और मल्टी सिस्टम डिजीज़ है रिलेटेड टू अबनॉर्मल इंसुलिन प्रोडक्शन। ये इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है, या इम्पेयर्ड इंसुलिन यूटिलाइजेशन हो रही होती है, या इम्पेयर्ड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड हो गई है, कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड हो गई है, फैट की मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड हो गई है, तो अगेन ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है दैट इज नोन एज डायबिटीज मेलिटस। और लीडिंग काज ऑफ हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, अडल्ट ब्लाइंडनेस एंड नॉन ट्रोमेटिक लंब एम्पुटेशन, जो कि हम इसकी कॉम्प्लिकेशन में भी ये डिस्कस करेंगे कि ये रेटिनोपैथी कर रही होती है, नेफ्रोपैथी कर रही होती है और न्यूरोपैथी कर रही होती है। और मोस्टली ये जो लोअर लिम्ब एम्पुटेशन हो रही होती है ये न्यूरोपैथी की वजह से हो रही होती है, क्योंकि नर्व एंडिंग्स जो कि ग्लूकोज के लेवल ज़्यादा होने की वजह से जो माइलन शीथ है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है और रैप्चर हो चुकी होती है, या माइलन शीथ उसके ऊपर अपनी लेयर बना लेती है। जो नॉर्मली कंडक्शन सिस्टम की विलासिटी है जिसके ऊपर नॉर्मली जो न्यूरॉन्स ने मूव करना होता है वो मूव नहीं कर सकते, तो उस वजह से जो फीलिंग ऑफ नबनेस है या फीलिंग ऑफ पेन है या फीलिंग ऑफ लॉस ऑफ सेंसेशन है वो ख़त्म हो चुका होता है पेशेंट्स के अंदर, तो इसलिए एम्पुटेशन ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा रेटिनोपैथी हो रही होती है, ये हम इनकी कम्प्लिकेशन को वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे इन डिटेल इंशाल्लाह। इसके अलावा नॉर्मल इंसुलिन मेटाबॉलिज्म, जो कि हमने एक डायग्राम के ऊपर भी देखा है कि प्रोडक्शन बाय बीटा सेल्स या इन द आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ द पेंक्रियास और फैसिलिटेट नॉर्मल ग्लूकोज रेंज जो 3.9 से लेके 6.7 मिलीमोल पर लीटर है। promotes glucose transport from the bloodstream across the cell membrane to cytoplasm of the cell or analogs to a key that unlocks the cell door to allow glucose inside the cell, जो कि मैं लॉक और की मॉडल के बारे में ऑलरेडी आपको डिस्कस कर रहा था कि ये एक्ट एज ए की। जैसे ही ये की लॉक को ओपन करेगी तो ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनसाइड द सेल मूव करना शुरू हो जाएंगे। अगर ये की उस लॉक को ओपन नहीं करेगी तो जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के इनसाइड नहीं जाएंगे, तो ब्लड के अंदर रहेंगे और ब्लड के अंदर रहने की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसी तरह आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि एक आर्टीरियल ब्लड ग्लूकोज लेवल लिया जाता है और एक ग्लूकोमीटर के ऊपर लिया जाता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस था, तो आप लोगों ने कोई आंसर किया था, लेकिन आई फॉरगेट कि आप लोगों ने क्या आंसर किया था। आप लोग उसको अगेन पढ़ लीजिएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर्स में ये भी डिस्कस कर लेंगे, शायद आप लोगों ने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, ठीक है, कि ग्लूकोज जो हम आर्टीरियल ब्लड ग्लूकोज ले रहे होते हैं क्या उसमें वैल्यू ज़्यादा आ रही होती है, या जब हम नीडल पिक करके टिश्यू से ले रहे होते हैं या ब्लड या सेल से ले रहे होते हैं क्या उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा आता है, ठीक है।
तो ये आप लोगों ने पढ़ना है और इसका आंसर करना है। तो इंसुलिन स्टिमुलेशन मैकेनिज्म ये है कि इंसुलिन आफ्टर मील इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। अब जैसे इंसुलिन की प्रोडक्शन इंक्रीज होएगी तो उसके रिजल्ट में स्टिमुलेट स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज एज ए ग्लाइकोजन। पहली चीज़ तो ये है कि ग्लूकोज सेल के अंदर मूव करना शुरू कर देगा, और दूसरा कि जो ग्लूकोज एक्सेसिव अमाउंट में थी उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है। ओके, नीडल पिक करके जो लेते हैं उसमें ज़्यादा आता है, उसकी वजह चलें ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अभी टाइम थोड़ा है। ओके हीरा बेटा, इसके अलावा दूसरा काम ये करती है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनिबिट करवा देती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, तो इसको इनिबिट करवाएगा। तीसरा, इनहांस फैट डेपोजिशन इन दी एडिपोज टिश्यू। तीसरा काम इंपॉर्टेंट ये होता है कि फैट के अंदर, एडिपोज टिश्यू के अंदर फैट डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है, ताकि जब आप फास्टिंग कंडीशन में होंगे तो ये फैट को यूटिलाइज करके ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को एक्टिवेट किया जा सके। और तीसरा चौथा काम प्रोटीन की सिंथेसिस को इंक्रीज करवा देते हैं। लेकिन जब आपने खाना नहीं खाया होता तो उसके रिजल्ट में ग्लूकागॉन रिलीज हो रहा होता है, और ग्लूकागॉन रिलीज कहाँ से होता है? अगेन अल्फा सेल से, बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज हो रही होती है। और एक ऐसी कंडीशन जो उसमें आप फास्टिंग पे होते हैं तो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन दैट इज नोन एज ग्लूकागॉन, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि इंसुलिन का काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन कौन सा है। या डायबिटीज़ एक पेशेंट्स में हो गई है तो उसमें जो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन है वो कौन सा है? दैट स्टिमुलेट ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, दैट कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जो ग्लाइकोजन है ये क्या करेगा कि वो जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर पड़ी थी उसको अगेन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा, ताकि जो ग्लूकोज का लेवल है या ग्लूकोज का जो सेट पॉइंट है या ग्लूकोज की जो होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन किया जा सके। दूसरी कंडीशन, व्हेन द ग्लूकोज अनअवेलेबल ड्यूरिंग द फास्टिंग स्टेट, जब ग्लूकोज नहीं होगा, आपने खाना खाया है उसमें खाना नहीं खाया, फास्टिंग स्टेज में है, तो लिपोलाइसिस होना शुरू हो जाती है। ये एमसीक्यूज था उसमें अगर आपने अटेम्प्ट किया हो तो। फैट की ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी, और दूसरा प्रोटियोलाइसिस होना शुरू हो जाएगी जिसमें अमाइनो एसिड या प्रोटीन की ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है, और इनसे भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं ताकि ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मलाइज किया जा सके एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर। If we talk about the pathophysiology, तो insulin is a principal hormone that regulates uptake of glucose from the blood into the most cells, particularly muscles and fat cells. Yes, but not सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेल्स। लेकिन अगर हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती, उसके अंदर डायरेक्ट ग्लूकोज की ट्रैपिंग होती है। और जब आप खाना नहीं खाते तो उस टाइम ग्लूकोज कीटोन की फॉर्म में, जो न्यूरॉन्स हैं वो कीटोन्स को एज ए ग्लूकोज यूटिलाइज कर रहे होते हैं, और ये कीटोन्स फॉर्मेशन हो रही होती है यूरिया से मेनली, इसलिए 50% जो यूरिया है किडनी से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये मैंने शायद लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था। Therefore, deficiency of insulin or intensity of its receptors play a central role. अगर किसी वजह से डेफिशिएंसी हो गई है या रिसेप्टर की इंटेंसिटी हो गई है या रिसेप्टर्स के ऊपर जो बाइंडिंग साइट्स थी दैट आर ऑक्युपाइड बाय द एंटीबॉडीज, तो उस कंडीशन में भी ये डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स इन द फूड आर कन्वर्टेड विद इन अ फ्यू आवर्स टू मोनोसैकराइड्स ग्लूकोज। जैसे ही आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स और मोनोसैकराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जैसे ही मोनोसैकराइड्स में कन्वर्ट होंगे तो ये लैक्टियल्स के साथ या विलाई के साथ अब्जॉर्ब होते हैं। अब्जॉर्ब होने के बाद ये ब्लड सर्कुलेशन का हिस्सा बनते हैं। ब्लड सर्कुलेशन का हिस्सा बनने के बाद थ्रू द ब्लड ये स्पेसिफिक साइट्स के ऊपर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाती हैं, और ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो बॉडी होती है वो यूज एज ए फ्यूल। इसके अलावा insulin is released into the blood by the beta cells found in the islets of Langerhans and in the pancreas in response to rising level of blood glucose. जैसे ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होना शुरू हो जाएगी। टिपिकली आफ्टर ईटिंग इंसुलिन इज यूज्ड Insulin is used by about 2/3 of the body cell to absorb glucose from the blood or for use as a fuel for conversions to other needed molecules or fat.
फॉर स्टोरेज। अब जैसे ये रिलीज होएगी तो उसके रिजल्ट में वो प्रोसेस जो हमने लास्ट डिस्कस किए हैं कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होना शुरू हो जाएगी, फैट मेटाबॉलिज्म होना शुरू कम होना शुरू हो जाएगी, लाइक इसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस इनहिबिट हो जाएगी, ये सारे प्रोसेस उस टाइम होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा इंसुलिन इज आल्सो द प्रिंसिपल कंट्रोल सिग्नल फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन फॉर इटरनल स्टोरेज इन द लीवर एंड मसल सेल्स। और ये ग्लाइकोजन मसल्स में और लीवर में इटरनल स्टोरेज के तौर पे स्टोर हो जाती है। हायर ग्लूकोज लेवल रिजल्ट्स बोथ इन द रिड्यूस रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द बीटा सेल्स। जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है तो इंसुलिन बीटा सेल से रिलीज होना शुरू हो जाती है ताकि जो ग्लूकोज का लेवल है या होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म है उसको अचीव किया जा सके। इफ द अमाउंट ऑफ इंसुलिन इज अवेलेबल इज इनसफिशिएंट, ऐसी कंडीशन जिसमें जो इंसुलिन सिक्रीटेड है उसका अमाउंट सफिशिएंट है, यानी एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी है या रिलेटिव डेफिशिएंसी है। अदर कंडीशन इज इफ द सेल रिस्पॉन्ड्स पुअरली टू द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन, या दूसरी कंडीशन ये है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो गई है जिसमें जो सेल्स हैं वो पुअरली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इंसुलिन को। और देयर कैन बी ए परसिस्टेंट हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज या पुअर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है या अदर मेटाबॉलिक डीअरेंजमेंट है, जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस एग्जिस्ट कर रही है तो उस कंडीशन को भी ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस को लीड करेगी। और उसके पीछे काज क्या होएगी कि इंसुलिन जो नॉर्मली वो सेल के अंदर जा रही थी, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन कर रही थी, दैट मेटाबॉलिज्म विल बी कन्वर्टेड इनटू एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। तो उसके रिजल्ट में ऑक्सीजन और जो ग्लूकोज नॉर्मली रिक्वायर्ड थी सेल को वो उसको मिल नहीं रही, तो उसके रिजल्ट में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होना शुरू हो जाएगी। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम मेटाबॉलिज्म अल्टर देखें तो जिसमें जैसे इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी तो ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन कम होना शुरू हो जाएगी, जिस वजह से ग्लूकोनियोजेनेसिस ज़्यादा से ज़्यादा होती है और दैट विल लीड टू हाइपरग्लाइसीमिया। और ये हाइपरग्लाइसीमिया ओस्मोटिक डायूरेसिस का काज करवाता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाते हैं एंड दैट विल ओस्मोटिक डायूरेसिस लीड टू पोलीयूरिया। जैसे ही पोलीयूरिया होएगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होंगे, वाटर जो बैलेंस है या जो वाटर की होम्योस्टेसिस है वो बॉडी के अंदर मेंटेन नहीं रहेगी तो पोलीडिप्सिया होना शुरू हो जाएगा, एक्सेसिव थ्रस्ट आना शुरू हो जाएगी। तो पोलीफेजिया, पोलीडिप्सिया, पोलीयूरिया और कॉमन साइंस या सिम्टम्स ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस। दूसरी कंडीशन ये होती है कि प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म जब अल्टर्ड होती है, जैसे इंसुलिन कम होएगी तो प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाती है, प्रोटीन की ब्रेक डाउन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है ताकि ग्लूकोनियोजेनेसिस ज़्यादा से ज़्यादा हो रही होती है। अमाइनो एसिड को यूटिलाइज करके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनाए जा रहे होते हैं, इसलिए बनाए जा रहे होते हैं कि जो सेल के अंदर ग्लूकोज है वो उसका लेवल कम हो चुका होता है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है लेकिन वो ब्लड वाली ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा रही होती, तो सेल के अंदर जो प्रोटीन स्टोर पड़ी होती है उसकी कैटाबॉलिज्म होना शुरू हो जाती है। जैसे ही कैटाबॉलिज्म होएगी ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट होती है, अमाइनो एसिड को यूटिलाइज किया जाता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। अब जैसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल सेल के अंदर बनेंगे तो अगेन ये हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन को लीड कर रहे होते हैं। लेकिन उसका इफेक्ट क्या होता है कि जैसे ही प्रोटीन की ब्रेक डाउन होएगी तो प्रोटीन बॉडी के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम कर रही होती है। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अमाइनो एसिड जैसे रिड्यूस होना शुरू होएंगे तो उसके रिजल्ट में बॉडी के अंदर वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, वेट लॉस होएगा, साथ में फटीग होना शुरू हो जाती है, पोलीयूरिया होता है, पोलीडिप्सिया होता है और पोलीफेजिया होता है। दीज आर कॉमन साइंस ऑफ डीएम। ओके, तीसरी कंडीशन बेटा ये होती है कि फैट की मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड होती है। फैट की मेटाबॉलिज्म में जैसे इंसुलिन डेफिशिएंसी होगी तो लिपोलाइसिस होना शुरू हो जाती है। लिपोलाइसिस होने के रिजल्ट में फ्री फैटी एसिड प्रोड्यूस होते हैं और साथ में कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। और ये कीटोन बॉडीज एक तो फ्री फैटी एसिड जितने ज़्यादा यूटिलाइज होंगे तो बॉडी के अंदर वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा और कीटोन जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो दैट विल लीड टू कीटोएसिडोसिस। ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में कीटोएसिडोसिस के बारे में भी मेंशन किया हुआ है कि कीटोएसिडोसिस कैसे होती है। और कीटोएसिडोसिस डायबिटीज़ में कॉमन डिसऑर्डर है, एक्यूट डिसऑर्डर्स कीटोएसिडोसिस है। तो ये हो कैसे रहा होता है, फैट की मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड होने की वजह से कि इंसुलिन डेफिशिएंसी होएगी, इंसुलिन डेफिशिएंसी होने की वजह से लिपोलाइसिस ज़्यादा हो जाती है। लिपोलाइसिस होएगी तो ये दो काम करती है, एक फ्री फैटी एसिड्स की जनरेशन करती है और दूसरा कीटोन्स की जनरेशन करती है। अब फ्री फैटी एसिड्स ज़्यादा यूटिलाइज होने की वजह से या लिपोलाइसिस होने की वजह से बॉडी के अंदर जो वेट है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है।
और जितने ज़्यादा कीटोन्स प्रोड्यूस होंगे, ये कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होंगे, दैट विल लीड टू कीटोएसिडोसिस। ओके, ये अब हम जनरल डिस्कशंस थी। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह टाइप 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, देन टाइप 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, देन इनकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जीडीएम के बारे में भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर कोई भी क्वारी है, कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क मी। किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो वो भी पूछ सकती हैं। ओके बेटा, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन इंसुलिन का ग्लूकागॉन होता है। ओके बेटा, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन ग्लूकागॉन होता है। ये ग्लूकागॉन कब रिलीज होएगा? जब आप फास्टिंग कंडीशन में होते हैं, जब आपने खाना नहीं खाया होता, तो जो ग्लाइकोजन स्टोर पड़ी होती है उसको यूटिलाइज करता है, ग्लूकोज के मालिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, या जो प्रोटीन्स के मालिक्यूल्स होते हैं अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, ग्लूकागॉन उनको यूटिलाइज करके ग्लूकोज के मालिक्यूल को जनरेट कर रहा होता है। रिजल्ट का बेटा मुझे नहीं पता, वो आपको क्लास एडवाइज़र बताएगा। मैंने आपका रिजल्ट उनको फॉरवर्ड कर दिया था। गॉट इट? ओके वेल, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? ग्लूकोनियोजेनेसिस बेटा ये होती है कि ग्लूकोज के मालिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मालिक्यूल अदर दैन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा अगर ग्लूकोज के मालिक्यूल बन रहे हैं तो उस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। ओके, इंस्टेड ऑफ दैट अगर और कोई क्वेरी है, एनी हाउ होप सो कि आपका लेक्चर इंटरेस्टिंग था, आप लोगों का कंट्रीब्यूशन दैट वाज वेरी गुड। और नेक्स्ट क्लास में आपने टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में प्री रीड कर लेना है इसको। नेक्स्ट हमारी क्लास है थर्सडे को ना, 5 to 7 PM आई थिंक। उसमें आपने टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में डिस्कस करना है, और टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में आप लोग पहले थोड़ा पढ़ लीजिएगा ताकि हम इसको इजीली डिस्कस कर सकें। राइट? ओके, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स। तब तक बेस्ट विशेज़ आर ऑलवेज विद यू। ओके, सी यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।